हाँ? हम्म। मुझे नहीं बताया उसने। ये है, अब रोटी बनाना है तो तवा चढ़ा दिया है और आटा रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसको बाइंड और करूँगी। और ये देखो, ये देखो हमारा बेबी। आज इसको स्ट्रॉलर में डाल के रखा है यहाँ पर, रोज अपने क्रैडल में रहती थी। हाँ, मम्मा बुला रहे हो, मम्मा बुला रहे हो, मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए, नहीं सोना है आपको। मैंने सिर्फ सुला दिया था। इतना बड़ा सा है ये वाला जो क्या बोलते हैं स्ट्रॉलर है, ये काफ़ी बड़ा है तो अच्छे से बेबी इसमें सो जाती है, मतलब मज़ा ही आ जाता है उसको। चलो रोटी बनाते हैं। सब्ज़ी बन गई और ये सब्ज़ी बहुत हेल्दी होती है, बहुत अच्छी होती है खाने में। बहुत कड़वी भी नहीं लगती है और बहुत मसाले वाली भी नहीं लगती, बीच की होती है। और ज़रूर खाओ इसे ठंड में बना करके। यम्मी। भूखी लगी है, खाना है, खाना है, खाना है। आज का दिन को सब कुछ खाना है, खाना है, मुझे खाना खाना है, खाना। और अपनी वेडिंग में मैं अपने ट्रेडिशंस और कल्चर को ऑनर करना चाहती हूँ। पिछले कुछ वीक से मैं ये क्लॉथ डायपर्स जो होते हैं एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट वाले वाटर प्रूफ क्लॉथ डायपर्स, इन्हें ट्राई कर रही थी, यूज़ कर रही थी। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, ओपिनियन रहा, वो भी मैंने आपको रिव्यू में शेयर किया अभी कुछ दिन पहले ही। ओके, सो ये वाला जो क्लॉथ डायपर है ये है सुपर बॉटम से। वैसे तो क्लॉथ डायपर काफ़ी अच्छे होते हैं, किसी भी ब्रांड के आप लो अच्छे होते ही हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप पूरा दिन उसे पहना के रखो, एक ही क्लॉथ डायपर, या फिर पूरी रात पहना के रखो, तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि हर बच्चे का पी करने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो अलग होता है, क्वांटिटी भी अलग आती है। आप हर दिन अपने ही बच्चे को देखोगे तो आपको अलग अलग ही फील आएगी। सेम उसी तरीके से न्यूबॉर्न बेबीज़ एंड जो ग्रोइंग बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनके जो पी करने का नेचर होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्वांटिटी एंड जो नंबर ऑफ़ टाइम पी होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि आप पूरा दिन एक ही नैपी पहना के रखिए, एक ही क्लॉथ डायपर पहना के रखिए, या पूरा दिन पूरी रात पहना के रखिए। जनरली ये जो क्लॉथ डायपर होते हैं 2 से 3 पीस सोक कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि 1 से 2 घंटे में पहनाने के बाद में आप एक बार एक क्लॉथ डायपर चेक ज़रूर कर लें। ओवर सोक्ड नहीं होना चाहिए, इससे बेबी को ठंड लग सकती है। और टाइम टू टाइम जो क्लॉथ डायपर है वो चेंज कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल सोच के मत रखिए कि पूरा दिन बेबी ये क्लॉथ डायपर पहन लेगा। और अभी तो ठंड है तो रात में इसे अवॉइड करिए। अभी शाम हो गई है। दिन में मैंने बेबी को ये क्लॉथ डायपर पहनाया था। ये इसका एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट बूस्टर पैड है और ये नॉर्मल आउटर सरफेस है, इसकी आउटर शेल है। तो अभी इसके बाद में मैंने बेबी को ये पजामा भी पहनाया था और ये बिल्कुल भी ड्राई है। हाँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम हो गई है और अभी टाइम हो गया है 5:30। सो पहले मैंने सोचा कि चीकू को नीचे लेकर के जाऊँ ग्राउंड फ्लोर पर और थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। लेकिन एकदम से क्रैंकी होने लग गई चीकू, क्योंकि उसकी यहाँ नोज़ पर थोड़ा सा म्यूकस आ गया था और ड्राई हो रहा था बार बार, तो उसकी वजह से वो इरिटेट हो रही थी। फिर मैं भी नोज़ मैंने क्लीन करा दी। टिश्यू पेपर को थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके पानी जो एक्स्ट्रा था उसे निकाल करके उससे रब कर दिया। उसके पहले मैंने कोकोनट ऑयल अप्लाई किया था, बहुत आराम से निकल जाता है उससे। जो ड्राइनेस आ जाती है ना यहाँ वाले एरिया पे बेबीज़ को, उससे निकल जाती है। तो बेबी क्योंकि रो रही थी इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ करना। अगर बेबी सो गई होती उस समय जो नोज़ आती है, म्यूकस वगैरह आता है और ड्राई हो जाता है ना,
जो ड्राइनेस आ जाती है नाक के बाहर, वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप बच्चे की नाक को साफ़ कर सकते हैं बिना उन्हें हर्ट किए। स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं ना, ठंड का टाइम है यार, तो ये जो नाक ब्लॉकेज वाली जो प्रॉब्लम होती है ना नोज़ की, और रनी नोज़ एंड ड्राई नोज़, ये बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सो नहीं पाते, और उनके साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं। भाई बच्चे परेशान हैं तो पेरेंट्स तो होंगे। एनीवेज, तो मैं आपको बताने वाली थी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल बैग जो हम पैक करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने पैक करी थी, और मुझे क्या क्या चीज़ें उसमें से हेल्प करी, और क्या चीज़ें फिजूल रहीं जो मेरे किसी काम नहीं आए, और ऑल्सो क्या ऐसी चीज़ें होती जो हमें घर पे रेडी रखनी है। अगर हम डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो हमें घर पर रेडी करके रख देनी है वो सारी चीज़ें। तो इस बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। तो मेरी डिलीवरी को अभी हो गया है 5 महीना पूरा। चिकू 5 महीने की हो गई है, 6ठा महीना शुरू हो गया है, 4 से 5 दिन हुए हैं अभी शुरू हुए। आज आई गेस 29 है। अब आपको ये व्लॉग कब देखने को मिलेगा आई डोंट नो। सो मैंने आपके साथ में एक वीडियो भी शेयर किया था कि मैंने मेरे हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें पैक करी, यानी मैं क्या पैक कर रही हूँ, व्हाट इज़ इन माय हॉस्पिटल बैग, है ना, मैंने क्या चीज़ें पैक करी या फिर पैक कर रही हूँ। तो इस बारे में एक वीडियो मैंने शेयर किया था, और ये भी बताया था कि ये जो चीज़ें ये आपको भी हेल्प कर सकती हैं। क्योंकि मेरी एक डिलीवरी हो चुकी है, पहले मेरा सेकंड बेबी था, और पहले डिलीवरी भी मेरी नॉर्मल रही है, और उसमें भी मुझे पता नहीं था कि नॉर्मल होगा कि सीज़र होगा एट द एंड, लेकिन फिर भी नॉर्मल के चांसेस थे। लेकिन इस बार जो डिलीवरी हुई इसमें तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, कितना टाइम लगेगा। मुझे डॉक्टर ने एक डेट दी कि हो सकता है 3 से 4 दिन में आपका लेबर पेन शुरू हो जाए। नहीं शुरू होता तो हम आपको एडमिट करेंगे, 2 दिन यहाँ पे रखेंगे, और फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मॉनिटर किया जाएगा। क्योंकि उनके हिसाब से मेरा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं आ रहा था, लेकिन जो मेरा सर्विस डायरेक्शन था वो स्टार्ट हो चुका था। सो कुछ भी हो सकता था कि डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सीज़र हो, तो मुझे दोनों के लिए तैयारी इस बार करनी थी। और पहली डिलीवरी का एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो हमें नीड नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती, बहुत इसेंशियल चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, और फिर वो लास्ट मिनट पे नहीं मिल पाती हैं। और अगर आप बोलोगे भी किसी को लाने को तो फिर उस समय अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। तो इस हिसाब से मैंने देख करके ये वीडियो बनाया था और शेयर भी किया था। तो मतलब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हेटर्स की हेट करने की लिमिट क्या हो सकती है ये हम बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते हैं। और कोई बात नहीं, अगर कुछ लोग हेट करते हैं तो आप हेट करते रहिए। कुछ लोगों को बुरा, वियर्ड एंड ऑड चीज़ें लिखने में ही मज़ा आता है तो वो लिखते रहें, उनकी चॉइस है, लिख सकते हैं भाई। कुछ भी जो माना है मुँह उठा करके लिख दिया उन्होंने, लिखने से मतलब है, दैट्स इट। किसी से मतलब नहीं, किसी के वीडियो से मतलब नहीं, वीडियो में क्या दिखाया है क्या बताया है कोई मतलब नहीं। किसी एक ने कुछ फालतू लिख दिया है, कमेंट जाके पढ़ेंगे कमेंट में क्या फालतू लिखा है, और वो पढ़ करके वो भी फालतू लिख करके आ जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वीडियो में मैंने क्या बताया, फिर किसी ने भी क्या बताया। किसी के वीडियो पे अगर ऐसे लोग कमेंट करते हैं तो भाई ऐसा कुछ था। और ये मुझे वो वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करने के बाद में अच्छे से समझ में आ गया। अभी ये चीज़ देखने के बाद या तो फिर मैं कमेंट बॉक्स चेक ही नहीं करूँ, है ना, लोगों की जो क्वेरीज है उनके आंसर्स ही ना दो। जब चेक ही नहीं करोगे तो क्वेरीज पता कैसे चलेंगी भाई। मैं जाती हूँ, लोगों की कुछ बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कुछ जानना चाहते हैं लोग, कमेंट करते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कमेंट करके वो पूछते हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो वो मेरे वीडियो को ही देख के वीडियो पर ही कमेंट करते हैं, फिर कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट करते हैं, तो वो पूछते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन आता है, माइंड में कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं उसकी परेशानी को वहीं पे हल करूँ, सॉल्व करूँ। अब कमेंट्स बॉक्स चेक करते ही क्या दिखता है, बैड कमेंट्स, इस तरीके के बैड कमेंट्स की जिसका कोई नाता रिश्ता ही नहीं है वीडियो से, मतलब ऐसी चीज़ है। अब ऐसे कमेंट था क्या किया जाए, इन्हें डिलीट करें या ब्लॉक करें, इन्हें छोड़ देते हैं बाहर में जाकर। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे लिए फ़ायदेमंद रहीं। और अगर आप अभी पैक करने जा रहे हैं आपको हॉस्पिटल बैग और आपको गाइडेंस चाहिए तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं रही। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज तो दीदी लग रहा है बड़े गुस्से वाला मूड में है, बिल्कुल अपने दिमाग के सारे जो चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने देखी वो शेयर करने आई है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोगों ने एक्चुअली ऐसा लिखा कि लग नहीं रहा कि मैं डिलीवरी के लिए जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं पार्टी करने जा रही हूँ, मैं शादी में जा रही हूँ, और पता नहीं क्या क्या लोगों ने लिखा। अरे भाई मैं शादी में जा रही हूँ, मैं डिलीवरी में जा रही हूँ, बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, कुछ भी करने जा रही हूँ, हु आर यू, और आप क्यों ऐसा लिख रहे हैं।
मैंने तो आपको नहीं कहा ना कि जो चीज़ें मैंने पैक करी आप भी लेकर के चले जाओ। भाई आपके हॉस्पिटल में पहले दिन भगा देते होंगे, नहीं रखते होंगे, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सीजर डिलीवरी हो, कुछ भी हो सकता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, आपको सब चीज़ें हॉस्पिटल से मिल जाती होंगी। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं मिलती हैं, जिनके हॉस्पिटल में प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। वो नॉर्मल लोग हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी या फिर सीजर डिलीवरी हुई है नॉर्मल तरीके से, उन्हें 3 से 4 दिन या 5 दिन रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो उस हिसाब से हमें चीज़ें पैक करनी पड़ती हैं। बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे पास रखनी होती हैं अपने लिए और बच्चे के लिए भी। तो इस तरीके से बैड कमेंट्स मत करिए प्लीज़, किसी भी मदर के लिए, किसी भी लेडी के लिए और किसी भी वीडियो पर। तो ये सब चीज़ें पढ़ के मुझे बड़ा ऑड लगा। कुछ लोगों ने ऐसा भी लिखा था कि आजकल तो हॉस्पिटल से सब कुछ मिल जाता है, इतना कौन लेकर के जाता है। ओ गॉड भाई, महान लोग हैं, महान लोगों की महान महान थॉट्स हैं। क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स भी थे, लेकिन मुझे पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि क्या है यार, लोग क्या सोचते हैं। पूरे इंडिया में सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, पूरे इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं और बहुत तरीके के हॉस्पिटल हैं। कहीं कुछ नहीं मिलता है, कहीं बहुत कुछ मिलता है, कहीं 3 दिन रखते हैं, कहीं 5 दिन रखते हैं, कहीं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए आपको 6 दिन भी रखते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने पर भी। अगर आपकी कंडीशन वैसी रही है तो आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए पैक करके जा रहे हो चीज़ें, हमें ये सब चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इमीडिएटली आपका इमरजेंसी सी सेक्शन कर दिया जाता है। तो क्या करोगे आप उस चीज़ के लिए, नहीं पता है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें तैयारी हर चीज़ के लिए करनी है। सो मैंने कई सारे स्टफ़ रखे थे। वैसे तो मैंने वही चीज़ें रखी थी जो मुझे काम आने वाली थी और लिटरली काम आ गई मुझे। मैंने जो भी चीज़ें पैक करी थी वो सब कुछ मुझे काम आ गया था। सिर्फ एक टॉप एंड बॉटम वेयर का जो मैंने सेट रखा था वो सेट मुझे काम नहीं आया। वो इसलिए काम नहीं आया क्योंकि शुरुआत में मैंने एक दिन तो हॉस्पिटल से जो ड्रेस मिली थी मुझे, मैंने वही कैरी करी। दूसरे दिन भी मैंने एक टाइम हॉस्पिटल की ड्रेस कैरी करी थी, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थी बिल्कुल भी। एक तो वो कॉटन मटेरियल नहीं था। हॉस्पिटल की ड्रेस बिल्कुल नॉर्मल कपड़े की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट या फिर ब्रीदेबल फैब्रिक नहीं होता है। सभी के हिसाब से एक ही ड्रेस होती है जितने भी पेशेंट होते हैं। तो वो ड्रेस मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी। मैंने ऑल्दो मेरे जो हॉस्पिटल में परमिशन नहीं थी बाहर के कपड़े ला करके कैरी करना, पेशेंट को जो आउटफिट दिया जा रहा है वही पहनना था। स्टिल मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है, मैं एसी ऑन नहीं कर सकती हूँ, फ़ैन ऑन नहीं कर सकती हूँ, मैं घबराहट हो रही है, मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं पहन सकती हूँ ये कपड़े, आप मेरे लिए लूज़ कपड़े लेकर के आओ। उन्होंने बोला कि हम लूज़ कपड़े अलग से नहीं ला सकते हैं, यही कपड़े आपको दिए जाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने नए कपड़े मेरे लिए अरेंज किए जो कि फ्रेश क्लॉथ आए हुए थे अभी रेडी करके, वो उन्होंने मुझे दिए। लेकिन उससे भी सेम प्रॉब्लम थी। अब नए कपड़े तो नए ही होते हैं, उसके जो टिश्यूज़ होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने अपने ही कपड़े कैरी करे, आपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैंने अपनी गाउन कैरी करी, अपनी ड्रेस कैरी करी, जो नर्सिंग ड्रेसेस वगैरह मैं लेके गई थी वो सब मैंने खुद की कैरी करी। हॉस्पिटल वाले कपड़े फिर नहीं पहने मैंने। सो इस तरीके से मुझे सारे कपड़े काम में आ गए, नर्सिंग ड्रेस भी सारी काम में आ गई। और एक चीज़ थी जो मैं नहीं लेकर के गई थी, वो थी फीडिंग पिलो। वो मुझे ले करके जाना था और मैंने नहीं रखा था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं घर पे ही छोड़ कर के आ गई। और वो ऐसा मोमेंट था कि मैं ला भी नहीं सकती थी। 2 दिन बीत गए थे, बहुत ही ट्रबल हुई थी मेरी डिलीवरी के बाद, बहुत परेशानी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरी डिलीवरी के टाइम पर। सब मैंने आपको मेरी डिलीवरी स्टोरी में बताया ही हुआ है। और जो चीज़ हम बताते हैं वो सोच करके याद करके बताते हैं, लेकिन जो उस समय हुआ था एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हुई थी वो तो मैं ही जानती हूँ, मेरे घर वाले ही जानते। सो सम मोमेंट पे मैं स्टेबल ही नहीं थी कि मैं क्या चीज़ें और मंगवा सकूँ मेरे घर से। फिर भी कुछ चीज़ें आई एंड उसी के साथ मैं हॉट वाटर बैग होता है वो भी मैंने नहीं लिया था। मुझे लगा ही नहीं था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। स्टिल फर्स्ट टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, लेकिन इस बार मुझे पता था कि मुझे बैक एक होगा, बहुत होगा। मुझे मेरे थाइज़ में क्रैम्पिंग होगी और बहुत ज़्यादा होगी। डिलीवरी के बाद जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो मैंने मम्मी को बोल करके हॉट वाटर बैग भी मंगवाया अपने घर से। और सेम टाइम मुझे हॉस्पिटल से भी मिल गया, मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने ला करके दे दिया मुझे। तो ये 2 चीज़ें थी। ऑल्सो क्या चीज़ काम में आई मुझे जो मैं लेकर के गई थी और क्या नहीं आई, ड्रेसेस मैंने आपको बता दी। और क्योंकि मैं पहले एडमिट होने वाली थी तो जो मेरा बैग मैंने पैक किया था वो उसी के हिसाब से मैंने पैक किया और एकदम सडन मेरा वाटर ब्रेक हुआ। जो सामान जैसे रखा था वही लेकर के हमें भागना पड़ा। मैं रीअरेंज नहीं कर पाई चीज़ों को क्योंकि अब मुझे उतना दिन रुकना नहीं था और पहले से जाना भी नहीं था। शायद मेरी डिलीवरी नेक्स्ट डे ही होने वाली थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने 2 दिन पहले के हिसाब से रखी थी तो वो मैं निकाल नहीं पाई, तो वो मेरे काम नहीं आई। अब क्योंकि तुरंत डिलीवरी हो गई तो वो चीज़ काम में नहीं आई। और जो
मैटरनिटी पैड्स वगैरह मैं लेकर गई थी। डिफरेंट पैड्स थे मेरे पास में, कुछ मुझे डिलीवर नहीं हो पाए। जब मेरी डिलीवरी हो गई नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मुझे घर पे डिलीवर हुए। तो जब मैं लौट करके आई हॉस्पिटल से तब वो चीज़ मुझे रिसीव हुई और तब मैं उसे यूज़ कर पाई। तो हॉस्पिटल के टाइम पे तो वो चीज़ मुझे मिली नहीं। तो सबसे ज़्यादा काम आई मेरे पैड फिक्सेटर, डिस्पोजेबल टाइपर्स जो मैं लेके गई थी, जो पैंट्स में ले गई थी पीरियड्स के लिए जो होते हैं, वो काम आए मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने लिया था मॉम पैड लिए थे मैंने, जिसका पैड फिक्सेटर मैंने लिया था उसी ब्रांड का मैंने मॉम पैड भी लिया था। वो बिल्कुल भी काम नहीं आया, महारद्दी पैड निकला। मतलब मैं आपको बताती हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरी लाइफ सेव कर लेगा, इतना बड़ा और वाइड पैड है, लेकिन उसे पहनने के बाद में वो इतना थिक पैड था, इतना मोटा पैड था कि वो बीच में से ऐसा फोल्ड हो जा रहा था एवरी टाइम। या तो मुझे पूरा लेग को ऐसे स्प्रेड करके चलना पड़ रहा था, एकदम जैसे वो पेंगुइन चलता है ना, बिल्कुल वैसे चलना पड़ रहा था, बिल्कुल लेग को स्प्रेड करके। तो वो चलना पॉसिबल नहीं था क्योंकि स्टिचेस पे प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से। और उस मोमेंट पे आपको सॉफ्ट एंड लाइट जो पैड्स होते हैं वो ही यूज़ करने होते हैं, क्योंकि स्टिचेस पे असर पड़ता है तो स्टिचेस के टूटने का या फिर निकलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। मुझे समझ में आ गया था कि मैं गलत पैड यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया। और मेरी जो तकलीफ़ थी, जो मुझे पूरी एक दिन तकलीफ़ रही उस पैड को कैरी करने के बाद में, वो तकलीफ़ वहीं ख़त्म हो गई। फिर मैंने डायपर यूज़ किया, मैंने क्लोविया का डायपर यूज़ किया, वो नहीं आया और वो अच्छा भी नहीं था। मतलब क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर वो अच्छा नहीं था। मैंने विस्पर का भी पीरियड पैंट्स ऑर्डर किया था, वो भी लेके गई थी, वो काफ़ी अच्छा रहा। मैं उसे पहन तो नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई थी और मुझे मेरे साइज़ का वो पैंट नहीं मिला था। तो मैंने M2L साइज़ लिया था। स्टिल मैंने उसको एज अ पैड फिक्सेटर में फंसा करके कैरी किया और बहुत अच्छा वर्क किया उसने। मुझे बहुत आराम मिला, मैं चैन से सुकून से सो पाई उसे पहनने के बाद में, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई थी फर्स्ट डे जब मेरी डिलीवरी हुई थी। कट आया था, स्टिचेस लगे थे, एक टेयर था और एक कट दिया गया था, तो मुझे उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी उसे मैनेज करने में। मैंने एवर ईव का भी पैड लिया था जो कि मुझे बाद में मिला और मैंने बाद में उसे यूज़ किया, मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद में मैंने इसे यूज़ किया और काफ़ी अच्छा रहा वो वाला पैड भी, बहुत अच्छे से मतलब सोक किया, मुझे कंफर्टेबल भी फील हुआ, पहनने में भी आसानी हुई उसे। ऑल्सो मैंने अबीना का पैड भी ऑर्डर किया था, ये भी मुझे रिसीव तो हो गया था लेकिन मैं इसे लेके जा नहीं पाई थी। तो वही चीज़ कि डिलीवरी के थर्ड डे मैंने ये पैड मंगवाया और फिर उसे यूज़ किया। वो भी जो पैड था वो भी अच्छा थिक रहा और सॉफ्ट रहा और बहुत काम आया मेरे। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे काम में आई। बेबी से रिलेटेड सारी चीज़ें काम में आई एक्सेप्ट आउटफिट, क्योंकि उसके हाथ पे कानला लगा हुआ था, फर्स्ट डे ही लग गया था। तो बेबी ने जो कपड़े पहले दिन पहने थे, तो फर्स्ट टू फिफ्थ डे हम 5 दिन वहाँ पे रहे और उसने सेम कपड़े पहन करके रखे थे वो 5 दिन। तो बेबी के कपड़े मुझे काम नहीं आ पाया, वो मेरी एक डिफरेंट स्टोरी थी, लेकिन आपको लेके जाना है, आपके काम आएगा। और भी सारी चीज़ें काम आई थी। मैं ब्रेस्ट पंप नहीं ले गई थी, वो मैंने बाद में मंगवाया क्योंकि मुझे सिक्रेशन नहीं आया था और थोड़ा बहुत सिक्रेशन उसी की वजह से शुरू हुआ। जब मैंने पंप किया तो ब्रेस्ट मेरे जो वर्क करना उसने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट जो मिल्क अपना दिया है बेबी को वो पंप करके ही दिया है। तो ये भी काफ़ी काम आया, बाद में मैंने मंगवाया, लेकिन ये आप लेकर के जाओगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। निप्पल शीट, निप्पल बटर, ये सब बिल्कुल काम नहीं आते हैं। मुझे तो काम नहीं आया, आपको काम आए तो प्लीज़ आप रख सकते हो। निप्पल शील्ड भी बिल्कुल काम नहीं आए क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी जब सक करते हैं तो इतना प्रेशर नहीं लगाते। हाँ, टाइट सा आपको फील होगा, ऐसा लगेगा बेबी बहुत तेज़ी तेज़ी कर रहा है, लेकिन वो सक नहीं कर पाते हैं। तो जब निप्पल की सॉफ्टनेस उन्हें मिलती है ना, तो वो सॉफ्टनेस के थ्रू वो थोड़ा बहुत मिल्क ले पाते हैं। लेकिन अगर आप शील्ड लगा लोगे तो बेबी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। शील्ड आपको तब बहुत काम आती है जब बेबी की टीथिंग स्टार्ट हो जाती है ना, गम्स थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, बेबी बहुत ज़्यादा च्यू करता है, उस टाइम पे शील्ड बहुत काम आती है। तो आप ये जो चीज़ है ये उस मोमेंट के लिए बचा करके रखो। मैंने दुपट्टा नहीं रखा था, बाद में मैंने मंगवाया दुपट्टा। तो ये जो दुपट्टा आया ये मेरी बेली को बाइंड करने के लिए फ़र्स्ट यूज़ किया गया डिलीवरी के टाइम पे। जब मैं लेबर में थी तो मेरे बेली को सपोर्ट देना था, नीचे से बम को सपोर्ट देना था, तो वहाँ पर ये दुपट्टा काम आया। और फिर डिलीवरी के बाद मेरे कान को कवर करने के लिए भी दुपट्टा काम आया। मेरा एब्डोमिनल बेल्ट नहीं रखा था, मैंने मंगवाया भी नहीं था, रखा भी नहीं था। जो पुराना बेल्ट था वही मैंने मंगवाया और फिर वो कैरी किया। डिलीवरी के बाद जो टमी होता है ये बिल्कुल नीचे ऐसा लटक सा जाता है, नीचे पूरा बल्जीनेस दिखने लगती है और बिल्कुल नीचे से डाउन सा हो जाता है, तो एकदम भारी सा लगता है, तो आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से बैक एक भी होने लगता है। जो एब्डोमिनल बेल्ट होती है डिलीवरी वाली, पोस्टपार्टम बेल्ट, वो आप अपने साथ ज़रूर ले जाना। ये मैं नहीं ले गई थी तो मुझे पहले दिन बहुत दिक्कत रही। सेकेंड डे इवनिंग में मैंने मंगवा लिया था, तो थर्ड डे से मैंने पहनना शुरू किया, थर्ड एंड फोर्थ डे, और फिफ्थ डे मेरा डिस्चार्ज था।
ऑल्सो मैंने कैरी किया था ब्रेस्ट पैड भी, ये बहुत ज़रूरी होता है रखना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मेरी डिलीवरी हुई थी मैंने इसे नहीं रखा था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सिक्रेशन स्टार्ट हो गया है और लीकेज भी होने लग गया था सेकेंड डे। तो जो ब्रेस्ट को ड्राई रखने में लीकेज को सोक करने के लिए ये ब्रेस्ट पैड काफ़ी काम आते हैं, इसलिए मैंने इस बार पैक किया। लेकिन इस बार की डिलीवरी में मुझे ब्रेस्ट पैड बिल्कुल काम नहीं आया, क्योंकि पहले तो सिक्रेशन ही नहीं आया, फीड नहीं आया, मिल्क नहीं आया, और फिर जब आया भी तो इतना नहीं था कि वो लीक हो सके, इतना नहीं था, नॉर्मल था। 4th एंड 5th डे से मुझे थोड़ा बहुत मिल्क आना शुरू हुआ था थोड़ा सा, और फिर 6th डे काफ़ी अच्छा आ गया था। तो ये हॉस्पिटल बैग में मेरे काम नहीं आया, लेकिन आपके काम आ सकता है, तो आप ज़रूर पैक करना इसे। आई गेस मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें तो बता दी कि क्या काम आया क्या काम नहीं आया, और बाकी सब चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी वो सब कुछ काम में आता है। और आप अपने हिसाब से पैक करें, जब भी पैक करें आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड लगती हैं, आप कितने दिन के लिए रुकने वाले हो हॉस्पिटल में, आपका क्या प्लान है, वो सब कुछ आप एक बार कंफर्म कर लो। बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे सिर्फ 2 दिन ही रखा जाता है, और बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आपकी जो स्टे की डेट है उसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करें। ऑल्सो हॉस्पिटल से आपने बैग पैक करने के लिए एक चेकलिस्ट ज़रूर ले लीजिएगा कि क्या एसेंशियल चीज़ें आपको चाहिए होंगी और क्या चीज़ें आपको हॉस्पिटल से प्रोवाइड की जाएंगी। इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी आपकी पैकिंग में।